औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च जो केएमयू में 7 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, ये वही लेक्चर्स हैं। एंड इंशाअल्लाह आई विल बी कंटिन्यूइंग मेकिंग वीडियोस ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स। जितने भी हैं इंशाअल्लाह इसके वीडियोस जो मैं बनाता जाऊंगा और आप लोग इसको देखते जाए। अगर आपको लगता है कि कहीं चीज क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख कर दें। These are our objectives. Define research and nursing research. Discuss the importance of research in nursing. List the research process. Describe the ways of acquiring nursing knowledge. Describe the development of nursing research from Florence Nightingale into the 21st century. And compare the research process and nursing process. Identify areas of high priority for nursing research. Acha ji. So think about anything, any concept, any topic, and why you have thought about it. रिसर्च याद रखें कि ये हम उस वक्त कंडक्ट करते हैं जब आपके यहाँ अनसर्टेनिटी हो। अनसर्टेनिटी इन नॉलेज, अनसर्टेनिटी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। और उस अनसर्टेनिटी को ओवरकम करने के लिए, ताकि वो क्वालिटी ऑफ केयर को आप इम्प्रूव करें, तो उसको आप इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्यों अनसर्टेनिटी है। प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, प्रॉब्लम में से अपना टाइटल निकालते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस निकालते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को फिर आप एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च? अब रिसर्च का मतलब क्या है, आप किस तरह लेते हैं, क्या समझते हैं आप रिसर्च से? What is the value of a research course to you as a baccalaureate preparedness? आपके बैकलोरेट यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जब आप डिग्री ले लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं या प्रिपेयर हो जाते हैं, तो रिसर्च की क्या वैल्यू है आपके कोर्स में? आप क्या समझते हैं कि रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट है? मीन्स टू सर्च अगेन। अब रिसर्च का मतलब क्या है कि मीन टू सर्च अगेन और टू एग्जामिन केयरफुली। Whenever you are examining something carefully, that is also research. When you search for gaining something, for gaining knowledge or something, that is also research. When you generate new knowledge, that is also research. When you generate new knowledge regarding your psychomotor skill, regarding your practice or whatever, that is a research. Research is a diligent and systematic inquiry undertaken to refine or validate existing knowledge and generate new knowledge. जो मौजूदा नॉलेज है उसको रिफाइन करें, इसको वैलिडेट करें कि आया वाकई ये ठीक है, इस आगे इसके साथ चल सकते हैं, इसको आगे लेके जा सकते हैं, एंड जनरेट न्यू नॉलेज, और इसके साथ साथ आप नया नॉलेज भी जनरेट कर सकते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर अ डिसिप्लिन और प्रोफेशन सच एज नर्सिंग। और इसका जो अल्टीमेट गोल होता है ना, वो बॉडी ऑफ नॉलेज को डेवलप करना है। आप किताबें लिखते हैं, ठीक है ना, नॉलेज को जनरेट करके, ये बेसिकली मकसद है रिसर्च का। एक खास प्रोफेशन में अगर आप नर्सिंग में हैं तो नर्सिंग में आप रिसर्च कर करके अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, नॉलेज को जनरेट करने के लिए आप फिर क्या करते हैं कि बॉडी ऑफ नॉलेज जो है ना वो डेवलप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड व्हाटएवर। Nursing research is a scientific process that refines or validates existing knowledge and generate new knowledge that will directly or indirectly influence nursing practice. यही बात हो गई ना कि आप बेसिकली नर्सेस क्या करते हैं, पेशेंट के केयर करते हैं, तो वहां पर जो उनके नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, उस इंप्रूवमेंट के लिए आपके पास कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए, कोई नॉलेज होना चाहिए जिसको देख के आप अपने प्रैक्टिस को इंप्रूव करें। तो ये काम जो नर्सिंग रिसर्च करता है कि वो आपके लिए नॉलेज, गाइडलाइंस, ये चीजें डेवलप कर देता है और फिर उसी को देखते हुए आप अपने नर्सिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव करते हैं। नर्सिंग प्रैक्टिस सिर्फ साइकोमोटर स्किल तक महदूद नहीं है,
आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका प्रोफेशनलिज्म है, आपकी थियरी है, ये सारी इसको रिफाइनमेंट की जरूरत होती है ताकि आपकी नर्सिंग प्रैक्टिस बेहतर हो और उससे क्वालिटी ऑफ केयर जो है पेशेंट की वो इम्प्रूव हो सके. Ultimate goal of nursing is to provide an empirical basis to guide nursing practice, what is referred to as evidence-based practice. यानी अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई मैंने ये प्रैक्टिस इस तरीके से करना है, तो कोई आपसे पूछेगा कि भाई आपके पास एविडेंस कहाँ है, आपके पास सबूत कहाँ है कि आप इसको हटा के इस तरह आप करते हैं. यानी पुराने प्रैक्टिस को छोड़ के आप नया प्रैक्टिस आप इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबूत देने की जरूरत है. उस सबूत को हम कहते हैं एम्पेरिसिज्म कहते हैं. यानी रिसर्च करके आपने एक्सपेरिमेंट करके ये साबित किया है कि पुराना वाला सही नहीं है, नया वाला ठीक है, तो ये आपने सबूत देना, यही सबूत आपके लिए रिसर्च करता है. Importance of research generating ABP for nursing evidence-based practice. There are 4 steps of research. Each type of research provides the basis for the next level of inquiry. कौन कौन से के डिस्क्रिप्शन है? Through description research, we try to identify and better understand nursing phenomena and the relationship among the phenomena. अब phenomena क्या है? Anything that occurs and you observe, that is a phenomenon. चाहे वो नर्सिंग फ्लोर पर अगर कोई क्वर्लिंग हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, that is also a phenomena. Anxiety is a phenomena. So there are many phenomena. Whenever you do your nursing practice, you can observe. तो ये फिनोमेना अंडरस्टैंड करना और इसके फिनोमेनन, दोनों फिनोमेनन के दरमियान रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है, ये डिस्क्रिप्शन है, आपने डिस्क्राइब करना. एग्जाम्पल, अ क्वालिटेटिव सर्वे कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ सर्वाइविंग prolonged mechanical ventilation. The result from this study provide nurses insight into the psychological needs of patient being weaned from ventilators. The implication for practice include expanding the involvement of the family in the weaning process and supporting patient in their expression of religious and spiritual beliefs. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन. अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन जेनेटिक एबीपी ये कंटिन्यूएशन है. दूसरे नंबर पर जो है वो एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन क्लेरिफाइज द रिलेशनशिप अमंग फिनोमेना एंड आइडेंटिफाई व्हाई सर्टेन इवेंट्स अकर. अब आपने एक्सप्लेन करना है कि अगर दो फिनोमेनन है तो इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप जो है ना वो पाया जाता है, उसको आपने क्लेरिफाई करना है. An example of this is the research that has been done to examine the relationship between nosocomial infection, higher level of morbidity and mortality and higher hospital cost. अब ये जो है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी और हायर हॉस्पिटल कास्ट, इसके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप क्या है, तो ये थ्रू एक्सप्लेनेशन आप करते हैं. ये कंटिन्यूएशन है, प्रिडिक्शन है. This examines the probability of an outcome occurring in specific situation. This type of research is common in epidemiology in which specified risk factors predict the occurrence of the disease. इसके सिंपल एग्जांपल प्रिडिक्शन क्या है कि अगर एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं मुस्तकबिल में हो सकता है कि उनको लंग की कोई डिजीज हो. अब ये एलर्जी भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, सीओपीडी भी हो सकता है कोई, तो ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी प्रिडिक्ट हायर रेट्स ऑफ हार्ट डिजीज. यानी जो लोग ओबीज हैं और इनएक्टिव हैं, तो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि मुस्तकबिल में उनको कार्डियक कोई डिजीज जो है ना वो डेवलप हो सकती है. फिर कंट्रोल है, फोर्थ वन. So control is the ability to specify how to produce a desired outcome. Control is dependent on prediction. For example, the incidence of heart disease is reduced when level of obesity and inactivity are controlled or when people are a normal weight and they exercise. ये कंट्रोल आप तब करते हैं जब आप प्रिडिक्ट करते हैं. मतलब आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड है और उससे मुस्तकबिल में लोगों के लंग्स पे असर पड़ेगा, तो आप पोल्यूशन को कंट्रोल करें
तो फिर वो जो मुस्तकबिल में अकरेंस कोई कोई चीज़ है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। या फिर इस एग्जांपल में अगर लोग ओबीज हैं और इनएक्टिव हैं और फिर उनको मुस्तकबिल में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या कोई कार्डियक डिजीज डेवलप हो सकती है, तो आप उनको टीच करें ताकि वो अपनी ओबेसिटी को डिक्रीज करें। इनएक्टिव लाइफ है तो आप उनको एक्सरसाइज का मशवरा दे दें ताकि वो एक्सरसाइज करें, तो मुस्तकबिल में जो आने वाली चीज़ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वेज ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज इन नर्सिंग। नर्सिंग में नॉलेज आप कैसे गेन करते हैं, कहाँ कहाँ से गेन करते हैं, क्या तरीका है कि आप नॉलेज को गेन करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशन। दिस रिप्रेजेंट नॉलेज बेस्ड ऑन ट्रूथ्स एंड बिलीफ दैट कम फ्रॉम कस्टम्स एंड ट्रेंड्स developed with past experience. However, units are set according to traditional rules might not be effective and efficient, need research for quality of life इंस्ट्रक्शंस। ट्रेडिशन ये है कि नर्सिंग में क्या है कि पहले से जो हमारे पास जो किताबें पढ़ी हुई हैं या जो नॉलेज मौजूद है, बेस्ड ऑन ट्रूथ्स एंड बिलीफ दैट कम फ्रॉम कस्टम्स एंड ट्रेंड्स। अब किताबों की शक्ल में जो कस्टम्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बड़े कहते हैं कि भाई ये काम आपने करना है, हम करते रहेंगे, ठीक है ना, तो ये कस्टम है, वो उन्होंने किया है तो आप उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। नर्सिंग में अगर एक प्रैक्टिस आ रही है कैनुलेशन किया हुआ कि भाई सीनियर ने किया है तो हम करते आ रहे हैं, तो ये एक ट्रेडिशन है। अथॉरिटी, अ पर्सन विद एक्सपर्टीज एंड पावर हु इज एबल टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन एंड बिहेवियर। अब अथॉरिटी क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल प्रैक्टिस में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर कोई पीएचडी होल्डर हैं या उनके पास कोई मास्टर की डिग्री है, तो ही हैज द अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी है और वो ओपिनियन एंड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट मे हैव द इंफॉर्मेशन दैट मे नॉट वैलिडेट फ्रॉम रिसर्च। अच्छा, अब ऐसा बंदा जो जिनके पास वो नॉलेज तो है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रूवन हो। अब फॉर एग्जांपल एक सीनियर बंदा है और वो आपसे कहता है कि इस तरह करे, तो आप उनको रिगार्ड करते हैं कि भाई ये तो सीनियर है, इनको सब कुछ पता है, जैसे वो कहते हैं वो ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो वो कह रहा है वो एविडेंस बेस्ड है, जरूरी नहीं कि वो एविडेंस बेस्ड हो, लेकिन अथॉरिटी उनके पास है, वो सीनियर है, उनके पास पोस्ट है, वो जैसे कहते हैं वैसे आप करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। Borrowing is nursing involve the appropriation and use of knowledge from other field or discipline to guide nursing practice, but difficulties to set boundaries. अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल नर्सिंग में आप अनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो इनका अपना नॉलेज नहीं है, तो मेडिकल साइंसेस से आया हुआ है, उन्होंने किताबें लिखी अनाटमी और फिजियोलॉजी की और आप पढ़ते हैं, लेकिन बाउंड्री सेट करना जो है यहाँ पर डिफिकल्ट है। आपको ये नहीं पता कि इतने डेप्थ में जो बड़ी बड़ी किताबें पूरे पढ़नी है या उनको शार्ट करके आपने पढ़ना है, कुछ चीजें पढ़नी है कुछ नहीं पढ़नी, तो बाउंड्री सेट करना फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ट्रायल एंड एरर है। ट्रायल एंड एरर is an approach with unknown outcome that is used in a situation of uncertainty in which other sources of knowledge are unavailable, but the time and patient health care are on risk. इसके बेहतरीन एग्जाम्पल जो है, जब पहले दफा कोविड-19 का पेंडेमिक हुआ तो फिजिशियन क्या करते थे कि वो ट्रायल के तौर एंटीबायोटिक भी देते थे, एंटी एलर्जिक भी देते थे, वो ब्रोंकोडायलेटर्स भी देते थे, ट्रायल एंड एरर के बुनियाद पे। तो इनको नहीं पता था कि उसको ट्रीट कैसे करना है। अब उसका नतीजा क्या निकला कि कुछ लोग ट्रीट हो गए जो उनको स्टेरॉइड दिए जा रहे थे या एंटीबायोटिक, लेकिन बहुत सारे जो ना वो मर भी गए। तो वो सर्टन नहीं थे कि आया जो कुछ हम कर रहे हैं ये वाकई हमारे पास एक पॉजिटिव आउटकम आएगा कि नहीं आएगा, तो पेशेंट भी इस पे रिस्क पे होता है। यहाँ पर चूंकि नॉलेज थी नहीं, किताबें नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं था कि भाई इस बीमारी का इलाज जो है ना वो ये, तो ट्रायल एरर बेस पे कर रहे थे। रोल मॉडलिंग इज लर्निंग बाय इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ एन एक्सपर्ट और मेंटरशिप। रोल मॉडल फॉर एग्जांपल आपका टीचर है तो उसको आप रोल मॉडल बना लेते हैं, आप उनको इमिटेट करके यानी उसको देखते हुए आप काम करते हैं, तो ये रोल मॉडलिंग है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। पर्सनल इन्वॉल्व्स गेनिंग नॉलेज बाय बीइंग पर्सनल इन्वॉल्व इन एन इवेंट और सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। आप खुद जब किसी चीज में इन्वॉल्व है, आपका एक्सपीरियंस है, तो अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे बहुत सारी चीजें आप लर्न कर लेते हैं। स्पेशली जो पर्सनल, हर एक का अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है और वो अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर दूसरों के साथ भी वो शेयर करता है कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो इस तरीके से अगर आप ये करें तो ये ठीक है। अच्छा, अब
फर्स्ट है नोवाइस, जो पर्सनल एक्सपीरियंस में नो एक्सपीरियंस के पास नहीं है, एडवांस बिगिनर एक्सपीरियंस एट सम एक्सटेंट, कुछ एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंट, able to generate and achieve long range goals, proficient, well experienced and could tackle the patient as a whole family and community, and expert, well exposed and faster in his or her approach. तो ये एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल आप वार्ड में काम कर रहे हैं, किसी का 2 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी का 1 साल का है, किसी का 5 साल का है, किसी का 10 साल का है, और किसी ने पूरी जिंदगी गुजारी है। तो जिनका अभी अभी जो वो जब डिप्लॉय होते हैं तो विद नो एक्सपीरियंस, थोड़ा सा काम करते हैं तो बिगिनर होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करके 1 आध साल कॉम्पिटेंट, फिर कई साल करके प्रोफेशन, और जब बहुत सारा अरसा जो है वो गुजार लेते हैं तो एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो फ्रॉम नोवाइस टू एक्सपर्ट वो एक्सपीरियंस के बुनियाद पे होता है। Ways of acquiring knowledge in nursing that is continued. Intuition is an insight or understanding of situation or event is a whole that usually cannot be explained logically. Gut feeling, this does not mean a lack of knowledge, rather a deep knowledge. अच्छा, अब इंट्यूशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरा ये ख्याल है कि यार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये काम इस तरीके से मैं करूंगा, ये ठीक है, तो ये इंट्यूशन है बेसिकली। ये जरूरी नहीं है कि वो साइंटिफिकली प्रूवन हो या उसका कोई लॉजिक आप दे सके, हो सकता है आप लॉजिक ना दे सके, लेकिन आपको लगता है कि ये काम इस तरीके से करना चाहिए। रीजनिंग इज द प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू रीच कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मिलकर एक दूसरे को क्वेश्चन करते हैं किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो इसमें एक इंडक्टिव रीजनिंग है, स्पेसिफिक टू जर्नल है, एक छोटा सा टॉपिक लेके उसको फिर बहुत आगे की तरफ लेके जाते हैं। ये स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है, इन डेप्थ जो इंटरव्यूज होते हैं। डिडक्टिव में जर्नल टू स्पेसिफिक, बहुत सारे पॉपुलेशन से एक छोटा सा सैंपल लेके उसको फिर आप जब स्टडी करते हैं तो इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। What are nurses' role in the nursing research process? According to professional nursing organization, such as the American Nurses Association, the level of research involvement increases with each successive level of advanced educational preparation. However, having BSN preparation does not preclude being able to participate in higher level of research. BSN लेवल पर जब आप करते हैं तो आपको ABCD का पता चल जाता है कि रिसर्च प्रोसेस क्या है, डेटा किस तरह कलेक्ट करते हैं, उसको जो माइनर लेवल पे एनालाइज कैसे करते हैं, और रिसर्च रिपोर्ट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इस लेवल पे आप कर सकते हैं, हायर लेवल पे नहीं कर सकते। रिसर्च इन्वॉल्वमेंट विद द एजुकेशन प्रिपरेशन, doctorate degree extend specific basis, develop method to measure nursing phenomena and provide leadership. Master degree conduct investigation, facilitate access to clients, collaborate with other investigator, facilitate research, provide consultation, analyze and reformulate problems. जो बैकलॉरेट डिग्री है, अप्लाई फाइंडिंग टू प्रैक्टिस एंड शेयर फाइंडिंग्स। फाइंडिंग टू प्रैक्टिस, किसी ने रिसर्च की है और आप उसको देखते हो अपने प्रैक्टिस में अप्लाई कर लेते हैं, अपने फाइंडिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं कि ये मेरे फाइंडिंग्स है, कहीं से मुझे मिले हैं, आप भी अप्लाई करें। इंटरप्रेट एंड इवैल्यूएट रिसर्च फॉर प्रैक्टिस, ये भी कर सकते हैं। एसोसिएट डिग्री वाले जस्ट कलेक्ट डेटा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ रिसर्च, इस लेवल पे। अच्छा जी, नाउ ये एक एक्टिविटी है कि मेज द रिसर्च इन्वॉल्वमेंट विद द एजुकेशनल प्रिपरेशन लेवल ऑफ BSN, MSN और PhD. लीड हेल्थ केयर टीम्स इन मेकिंग चेंजेस इन नर्सिंग प्रैक्टिस। ये कौन से वाले में होना चाहिए? इट्स अप टू यू, हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन, और ये किस तरह आप रिलेट करते हैं मास्टर BSN और यूज रिसर्च टू गाइड प्रैक्टिस। ये कौन से अभी हमने डिस्कस किया कि रिसर्च को यूज करना ये BSN और इनका काम होता है। could focus initial studies in collaboration with the others and coordinate research teams, critique and synthesize research for practice. तो ये आपने इसके साथ मैच करना है प्रीवियस स्लाइड्स की बुनियाद पे। and conduct research to generate nursing knowledge. नर्सिंग रिसर्च के जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या है? टू इम्प्रूव क्या? नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। एक प्रोफेशन के मेच्योरिटी में रिसर्च का बहुत बड़ा हाथ होता है।
क्योंकि रिसर्च से आपके पास एविडेंसेस आ जाते हैं, न्यू नॉलेज आपकी जनरेशन होती है, बॉडी ऑफ नॉलेज आपके पास आ जाता है, अपनी किताबें आती हैं, तो वो मेच्योरेशन की तरफ जाती है और वो प्रोफेशन जो है ना वो इम्प्रूव हो जाता है। प्रैक्टिस को आप इम्प्रूव करते हैं, जाहिर सी बात है जब आपके पास एविडेंसेस आ जाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। पेशेंट आउटकम यानी क्वालिटी ऑफ केयर अगर है तो पेशेंट की रिकवरी जो है वो इंश्योर की जाए, यानी जल्दी रिकवरी हो जाती है अगर क्वालिटी ऑफ केयर है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली प्रायोरिटीज है नर्सिंग रिसर्च की, कि एक प्रोफेशन को इम्प्रूव करना, प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना और पेशेंट के आउटकम को इम्प्रूव करना। प्रायोरिटीज: continue, evaluate and improve nursing care based on new and credible knowledge, provide evidence on which to base our nursing care or evidence-based practice, offers quality and cost containment practices, continuous growth of nursing profession, ये भी हमारे जो है ना वो प्रायोरिटीज में शामिल है, helps nursing to achieve its own professional identity, helps to identify the boundaries of nursing, define the parameters of nursing। अब रिसर्च प्रोसेस क्या है? ये रिसर्च प्रोसेस है कि रिसर्च प्रॉब्लम एंड पर्पस, फिर आप उसके लिए लिटरेचर रिव्यू करते हैं, स्टडी फ्रेमवर्क बना देते हैं कि स्टडी कैसे कंडक्ट की जाती है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस जो होते हैं, और स्टडी वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल को आपने स्टडी करना होता है, अजम्पशंस हैं, फिर अजम्पशन जस्ट लाइक हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइंस हैं, फिर पॉपुलेशन एंड सैंपल है, पूरे पॉपुलेशन को आपने आइडेंटिफाई करना, उसमें से सैंपल लेना, मेथड ऑफ मेजरमेंट है, कैसे आप मेजरमेंट करेंगे, आए उसको काउंट करेंगे, कोई स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे, क्वांटिफाई कैसे करेंगे, डेटा कलेक्शन है स्केल के जरिए, यानी क्वेश्चनियर के थ्रू जो आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, रिसर्च आउटकम आपका क्या होगा, एंड डिसेमिनेट ऑफ आउटकम, और फिर आखिर में जो रिसर्च रिपोर्ट आपने प्रिपेयर की है वो डिसेमिनेट करना, दूसरों के साथ शेयर करना, ये पूरा प्रोसेस है। तो यू विल बी स्टडिंग इन डिटेल दिस रिसर्च प्रोसेस। लिमिटेशंस फिर आपके होंगे, फॉर एग्जांपल आपकी स्टडी जो है ना, एक टाइटल ऐसा है कि उसको आप 4-5 महीनों में स्टडी ना कर सके, तो ये आपके एक लिमिटेशन में आ जाता है कि अगर टाइम ज्यादा होता तो मैं इससे और ज्यादा अच्छा रिसर्च कर लेता, तो लिमिटेशन भी आपके होंगे। ये रिसर्च प्रोसेस में इस तरीके से आप चलेंगे कि सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम एंड पर्पस क्या है, प्रॉब्लम को आपने स्टेट करना है, उसी में से आप अपना रिसर्च टाइटल और क्वेश्चन जो है ना वो आपने निकालना है, उसके लिए आपने लिटरेचर रिव्यू ढूंढना है कि गैप कहाँ पर है, स्टडी फ्रेमवर्क आप बनाएंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, स्टडी वेरिएबल, अजम्पशन एंड देन रिसर्च डिजाइन, फिर पॉपुलेशन एंड सैंपल, मेथड ऑफ मेजरमेंट, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिसर्च आउटकम्स एंड डिसेमिनेशन ऑफ योर आउटकम। जो रिजल्ट आपके पास आ जाता है, एंड द लास्ट वन यू राइट योर लिमिटेशन, व्हाट वर द लिमिटेशन इन योर स्टडी, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस और रिसर्च प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये नर्सिंग प्रोसेस में आप असेस करते हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, यहां पर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नर्सिंग है आपके पास, नर्सिंग डायग्नोसिस और प्लानिंग करते हैं, उसकी जगह आप प्रॉब्लम एंड पर्पस आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यहाँ पर गोल आइडेंटिफिकेशन और प्लानिंग करते हैं, यहाँ पर आप मेथडोलॉजी, डिजाइन, सैंपल और मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पर आप इंप्लीमेंट करते हैं अपने नर्सिंग प्रोसेस को, जो प्लानिंग आपने बनाई हुई है इसके बेस पे इंटरवेंशन करते हैं, और यहाँ पर आप डेटा कलेक्शन और एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर आप अपने इंटरवेंशन को इवालुएट करते हैं और अकॉर्डिंगली जो इंटरवेंशन काम के नहीं उसको मॉडिफाई कर देते हैं, और यहाँ पर आपका आउटकम और डिसेमिनेशन ऑफ द फाइंडिंग्स आता है। तो ये दोनों में फर्क है, प्रोसेस में और रिसर्च में। हिस्ट्री क्या है, रिसर्च कैसे नर्सिंग में जो है ना वहां पर इवोल्व होना शुरू हुआ, स्टार्ट होना शुरू हुआ, और शुरू से लेकर अब तक रिसर्च में कितने इंप्रूवमेंट आई। तो 1930s में थ्रू 1940 द फोकस वाज ऑन नर्सिंग एजुकेशन, 1950 में 90 to 1960 द फोकस वाज ऑन नर्सेज एंड नर्सिंग रोल था, और 1970 to 90 द फोकस हैज बीन ऑन क्लिनिकल प्रॉब्लम्स पे रहा।
तो शुरू में नर्सिंग एजुकेशन पे था कि एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए। फिर नर्सेज और नर्सिंग रोल के नर्सेज का रोल जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस और एजुकेशन में, उसके बाद क्लिनिकल प्रॉब्लम्स पे आ गए कि पेशेंट के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या क्लिनिकल में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। या आप देखें कि 1850 में नर्सिंग रिसर्च बिगेन विद फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो उन्होंने क्रिमियन वार में वहां पर पेशेंट के जो है वो खिदमत करती थी, उसके लाइटिंग, उसके एनवायरमेंट, क्योंकि उनकी थ्योरी जो है वो एनवायरमेंटल पे है, तो वो एनवायरमेंट को क्लीन करना, ड्राई लाइटिंग, इन चीजों पर वो काम करते थे। तो दैट वाज आल्सो रिसर्च। 59 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्टडीड aspect of the environment such as ventilation, cleanliness, purity of water and diet to determine the influence on patient health. During the Crimean War, her research related to deaths and disability among the soldiers, resulting in an amazing decrease in the mortality rate from 43 to 2%. 1900 में फर्स्ट जर्नल पब्लिश अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग। 1920 में केस स्टडीज बिगेन अपीयरिंग इन दिस जर्नल। केस स्टडीज को फिर आप करेंगे, एक केस स्टडी है, दूसरा जो है ना वो केस है, केस रिपोर्ट है, केस सीरीज है, ये भी आप पढ़ेंगे जैसे जैसे आप आगे एडवांस होते जाएंगे। 1923 में फर्स्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम फॉर नर्सेज इन टीचर कॉलेज एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ। इसी तरह 1950 में अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन इनिशिएटेड a 5-year study on nursing functions and activities. 1952 में फर्स्ट जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च पब्लिश। 1953 में the Institute of Research in Services and Nursing Education established a teacher college, Columbia University, New York. 59 में the finding from ANA, जो अमेरिकन नर्स एसोसिएशन है, were used to develop statement on function, standard and qualification for professional nurses. और 59 में clinical research began expanding as nursing specialty group such as community health, psychiatry, mental health, medical, surgical, pediatrics and obstetrics. 1950 to 1960 में introduced research in nursing schools at the baccalaureate and MSN level. फिर 63 में additional research journal International Journal of Nursing Studies was published. और फिर 65 में जो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन है स्पॉन्सर द फर्स्ट सीरीज ऑन नर्सिंग रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस। 67 में इमेज जर्नल ऑफ नर्सिंग स्कॉलरली फर्स्ट पब्लिश। लेट 1960 to 70 nurses were involved in the development of models, conceptual framework and theories to guide nursing practices. ये जितने भी थ्योरीज हैं जो आप पढ़ते हैं वो 1960 to 70s में आ गए। 1970 में रिसर्च इन नर्सिंग फर्स्ट पब्लिश और 78 में वेस्टर्न जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च फर्स्ट जो है ना वो पब्लिश हुआ। इसी तरह 80s में clinical research became the important design in research. Saw many new journals began published, for example, cancer nursing, pediatric nursing, dimension of critical care nursing, applied nursing research, clinical research, written priority of the 80s, increased funding for nursing research. The ANA achieved a victory by establishing the National Center for Nursing Research in 1985. इसी तरह 99 में प्रायोरिटीज ऑफ नेशनल सेंटर फॉर नर्सिंग रिसर्च इन 1999 इंक्लूड्स कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग मॉडल्स आ गए, इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन इन HIV और एड्स आ गए, कॉग्निटिव एम्पेयरमेंट में बहुत सारा रिसर्च हुआ, इसी तरह लिविंग विद क्रॉनिक इलनेसेस उस पे भी जो ना वो रिसर्च होना शुरू हुआ। ये फिर पैराडाइम्स है। तो पैराडाइम का मतलब है कि वर्ल्ड व्यूज, किसी भी चीज को, सिनेरियो को, एक फिनोमेना को आप किस नजरिए से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, इसको हम पैराडाइम कहते हैं। तो ये पैराडाइम्स एंड मेथड फॉर नर्सिंग रिसर्च, एक था पॉजिटिविस्ट पैराडाइम और दूसरा था कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च पे फोकस करता था और कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम जो था वो कहता था कि यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था थ्रू क्वांटिटेटिव रिसर्च। और यहाँ पर लोगों का ख्याल था जो रिसर्चर थे कि नहीं, क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिवली आप किसी फिनोमेना को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके थ्रू उसका हल निकाल सकते हैं। What is a paradigm? A world view, outlook, style, viewpoint are a general perspective on the complexities of the real world with certain assumption about reality. Paradigms are lens that helps us to sharpen our focus on phenomena of interest. They are not blinder that limit our intellectual curiosity. Key paradigm for nursing research were positivist paradigm,
कंस्ट्रक्टिविस्ट और नेचुरलिस्ट पैराडाइम। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम क्या है? It is the paradigm of the 19th century guided by the work of these philosophers as Comte, Newton, and Locke. The positivists assume that the world is based on some reality which has to be studied and unknown. Assumption is a basic principle truth that is not to be challenged and is believed to be true without proof or verification. ये assumption है. Objective reality exists independent of human observation. Determinism. Phenomena are not haphazard or random events, but have antecedent cause. This type of research is directed to understand the underlying causes of natural phenomena. Objectivity. ये quantification है, quantitative research है. If a person develops lung cancer, the scientists assume that there may be one or more reasons that can be potentially identified and understood. Naturalistic paradigm, it begins as counter movement to positivists with writers such as Weber and Kant, जो Immanuel Kant थे. The naturalistic assume that reality is not fixed entity, but it is the outcome of the object's activity. There is relativism, multiple interpretation exists in the individual minds, and then there is no process by which the ultimate final truth or falsity can be determined. So there is no final truth or falsity. ये subjectivity है. मैं अपनी तरफ से कहूंगा, आप अपनी तरफ से राय देंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो आप अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूं. इस पैराडाइम का मतलब ये है. और ये जब किसी चीज के मीनिंग डिटरमिन करते हैं, डिग आउट करते हैं, तो मीनिंग जो है या रियलिटी वो मल्टीपल हो सकते हैं. आपके ख्याल में एक गुड की डेफिनेशन अलग होगी, मेरे ख्याल में गुड की डेफिनेशन अलग होगी, वेस्टर्न कंट्रीज में गुड की डेफिनेशन अलग होगी. तो ये सब्जेक्टिविटी है. The naturalistic assume that knowledge is maximum when the distance between the researcher and the participant in the study is minimized. जितना क्लोज आप पार्टिसिपेंट की तरफ जाते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनको इंक्वायर करते हैं, तो उतना रियलिटी का आपको पता चल जाता है, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक और कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम. द नेचर ऑफ रियलिटी. पॉजिटिविस्ट assumption, reality exists, there is a real world driven by natural causes. Naturalistic assumption, reality is multiple and subjective, constructed by individual. ये कहता है कि ये फिक्स है रियलिटी. फॉर एग्जाम्पल, एक मीन है पॉपुलेशन का, तो जब पॉपुलेशन में आप जाएंगे, उनको क्वांटिफाई करेंगे, तो मीन आपके पास निकलेगा, तो वो फिक्स होगा. लेकिन नेचुरलिस्टिक कहते हैं कि नहीं, जब रियलिटी को ढूंढने के लिए आप निकलते, तो वो फिक्स नहीं है, बल्कि वो मल्टीपल रियलिटीज हो सकते हैं. हर एक के ख्याल में रियलिटी जो है ना वो डिफरेंट होता है. ये टाइप ऑफ अजम्पशन है पॉजिटिविस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम. द नेचर ऑफ रियलिटी, ये कहता है कि रियलिटी एग्जिस्ट, ये कहता है कि नहीं, सिंगल नहीं बल्कि मल्टीपल रियलिटीज हो सकते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स है. ये है कि पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस है. जो पार्टिसिपेंट है वो पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस होते हैं. और ये कहते हैं कि नहीं, सिर्फ रिसर्चर इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, सिर्फ इंडिविजुअल से आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. वैल्यूज इन इंक्वायरी, ये ऑब्जेक्टिविटी है और यहाँ पर सब्जेक्टिविटी है. बस में यानी कौन से इंक्वायरी को आप प्रेफर करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी को प्रेफर करते हैं या सब्जेक्टिविटी को. बेस्ट मेथड, ये डिडक्टिव है, ये इंडक्टिव है. डिस्क्रीट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यहाँ पर एम्फसाइज ऑन द होल. ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाइबल रिसर्च प्रेडिक्शंस होते हैं, फिक्स स्पेसिफिक डिजाइन कंट्रोल और कॉन्टेक्स्ट. क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड सीक जनरलाइजेशन. लेकिन ये क्या करते हैं कि ये इंडक्टिव है, एम्फसिस ऑन द होल. सब्जेक्टिव, नॉन क्वांटिफाइबल, इमर्जेंट इनसाइट फ्रॉम पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंसेस. कॉन्टेक्सचुअलाइज, ये जनरलाइज भी आप नहीं कर सकते. जिस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास वो रियलिटी आ जाती है जो आपने एक्सप्लोर किया, वो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं. नैरेटिव इंफॉर्मेशन, आप नरेशन डिस्क्राइब कर देते हैं पार्टिसिपेंट के इंफॉर्मेशन को. और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है. सीक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, आप इंटरव्यू कर देते हैं उनको, इन डेप्थ इंटरव्यू थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चन. नर्सिंग रिसर्च मेथड है, तो मेथड में क्वांटिटेटिव रिसर्च है, साइंटिफिक मेथड है, क्वालिटेटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड है और आउटकम रिसर्च है. अच्छा जी, अब नर्सिंग रिसर्च में
जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें फिनोमेनोलॉजिकल है, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, हिस्टोरिकल, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है, क्वाजाई है, एक्सपेरिमेंटल है, और आउटकम रिसर्च अपना एक अलग है। अच्छा जी, अब ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव, कोरिलेशनल है, क्वाजा एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल है। आप ये एपिडेमियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे इसको। और फिर क्वालिटेटिव में फिनोमेनोलॉजिकल है, ग्राउंडेड थियरी है, एथनोग्राफी है, नैरेटिव रिसर्च है, केस स्टडी है। इसी तरह आउटकम इज फोकस ऑन एग्जामिनिंग द एंड रिजल्ट ऑफ केयर आर डिटर्मिनिंग द चेंजेस इन हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। आउटकम का मतलब यही होता है ना, कि जो एंड रिजल्ट है उस पर वो फोकस करते हैं। फोर एसेंशियल एरियाज द पेशेंट रिस्पॉन्सेज टू मेडिकल नर्सिंग यूनिट, जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल आप मालूम करते हैं तो आउटकम के बुनियाद पर होता है। फंक्शनल मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द पेशेंट, फाइनेंशियल आउटकम अचीव्ड विद प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करें और उसका एंड रिजल्ट आप देखें कि एंड रिजल्ट आपका क्या बनता है। Patient satisfaction with the health outcomes are received and the healthcare providers. How is evidence-based practice developed? EBP is developed through a combination of research approaches. Through qualitative research, we are able to better understand the patient and family experiences with health and illness. And quantitative research then provides a mechanism for testing the effectiveness of nursing intervention. And finally, outcome research focuses on the provision of quality and cost effectiveness. And these are the references. Thank you very much.